मैं इनको पकड़ लूंगा। ऑनलाइन वालों से इल्तमास की जाती है कि जब वो मुझे सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बोर्ड में जो लिखा हुआ है एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके पहले लिख लें, क्योंकि फिजिकल हाजिरीन को तस्वीर खींच के गुजारा कर रहे हैं, हालांकि उनको भी लिखना चाहिए। यहाँ मुझे लिख रहे हो तो एग्जाम में जाके क्या लिखेंगे, इतना आगे बैठ गई भी तस्वीर खींच रहे थे। मैं सारे पॉइंट बताता हूँ, पहले जो समझ आ रहा है वो लिखते हैं। आपको बीच मझधाड़ में छोड़ के मैं नहीं जाने वाला। मैं नहीं चाहता कि आप डूबते हैं पेपर से दूर हो जाए। आई विल हेल्प यू टू स्विम अक्रॉस द रिवर। अच्छा जी, पहला गोल्डन रूल, ये 13 गोल्डन रूल्स है। 13 क्या है? गोल्डन रूल्स। कोई भी सवाल आ जाए कोड ऑफ एथिक्स का, अगर आप इन रूल्स पे पूरा उतर रहे हैं तो आप उस सवाल को पास कर सकते हैं। पहला, डू नॉट थिंक अबाउट कंपनीज एक्ट एंड वाइस वर्सा। कोड के सवाल में कंपनीज एक्ट को नहीं सोचना एंड वाइस वर्सा, कंपनीज में कोड को सोचने की जरूरत नहीं। जो सबसे पहली गलती बच्चे करते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो सवाल किसी अलग फ्रेमवर्क का होता है, जवाब किसी अलग फ्रेमवर्क से दे रहे होते हैं, और बेचारा एग्जामिनर चीखता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे साथ। सर कोड अप्लाई होता है पूरी की पूरी टीम पे, नॉट ऑन स्पेसिफिकली किसी भी पार्टनर पे। हाँ, कंपनीज एक्ट की डिस्क्वालिफिकेशंस पार्टनर पे लगते हैं, वो टीम के ऊपर एप्लीकेबल। क्वेश्चंस के अंदर एक से ज्यादा थ्रेड अवेलेबल हो सकते हैं, नॉर्मली होते भी हैं। अब ऐसे में करना ये है कि कैटेगराइज कर लीजिएगा प्राइमरी थ्रेड्स में और सेकेंडरी थ्रेड्स में, सिर्फ समझने के लिए। दिस इज नॉट फॉर राइटिंग एन एग्जाम, दिस इज नॉट फॉर राइटिंग, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और उसमें रिक्वायरमेंट को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है और एक वर्ड को ढूंढना है, ईच। अगर तो ईच का वर्ड रिक्वायरमेंट में आ रहा है, इसका मतलब है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप हर थ्रेड को अलग अलग कैटेगराइज करें, हर थ्रेड की सिग्निफिकेंस अलग से बताएं और उसके सेफगार्ड्स भी अलग से बताएं, बेशक वो रिपीट क्यों ना हो रहे, बेशक वो सेफगार्ड्स रिपीट क्यों ना हो रहे हो। तो वर्ड ईच जरूरी है। अगर तो वर्ड ईच लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब आपने इंडिविजुअल सेफगार्ड्स लगाने हैं इंडिविजुअल थ्रेड्स के ऊपर, और हर थ्रेड को इंडिविजुअली क्या करना है, इवेलुएट करना है, डील करना है। छठा, आपके पास थ्रेड्स कितने हैं? 5। कौन कौन से? पहला है, देखिए जरा बारी बारी चलते हैं। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट। ये क्यों आता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड उस वक्त आता है जब आपका या आपके किसी अजीजो अकारब का, जो कि नियर फैमिली रिलेशन में हो, कंपनी के साथ किसी भी तरह से माशी यानी कि फाइनेंशियल या कोई और इंटरेस्ट अटैच्ड है। बात समझ आई? ये माशी भी हो सकता है या किसी भी और तरीके से थ्रेड भी आ सकता है। So if I can make it visible, ये फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी जजमेंट को, आपके बिहेवियर को। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आप मींस आप, इट मींस यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। दूसरा कौन सा? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो हर थ्रेड की अपनी अपनी कहानी है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि थ्रेड कौन सा है, क्योंकि सेल्फ रिव्यू सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा कब, जब आप अपने काम को क्या कर रहे होंगे, रिव्यू कर रहे हो, दैट्स इट। तो मे नॉट अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस जजमेंट मेड और एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द अकाउंटेंट। उस टाइम पे आप कौन होंगे? अकाउंटेंट। और बाय अनदर विद इन हिज फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑन विच ही विल रिलाई व्हेन फॉर्मिंग जजमेंट, और बाय अनदर विद इन हिज, और इसका मतलब तो क्या है? सेल्फ रिव्यू। अगर तो आप इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, तो एक इंसान पहले की जगह पे अकाउंटेंट था, उसने वो नौकरी छोड़ी, कहां पे आ गया? ऑडिट फर्म में। ऑडिट फर्म वापस उसको लेके जा रही है उसी क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए,
तो थ्रेट कौन सा है? ये बात समझ आई? थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। एक फर्म वहां पे काम कर रही है, फर्म वहां पे बुक कीपिंग करके दे रही है, ठीक है। उस केस में अगर उसी फर्म को दोबारा से कहा जाए कि तुमने जाके क्या करना है, ऑडिट करना, तो अब ये किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी फर्म की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा। तो सेल्फ रिव्यू सिर्फ कब आएगा? जब आप अपनी ही जजमेंट्स को क्या कर रहे होंगे, दोबारा से इवेलुएट कर रहे होंगे। तीसरा कौन सा? भूल जा। चौथा कौन सा? फैमिलियरिटी। सर फैमिलियरिटी के लिए एक नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, क्लोज रिलेशन प्लस एम्पैथी प्लस लॉन्ग टर्म रिलेशन। तो फैमिलियरिटी लोग अक्सर ये समझते हैं कि किसी एक वजह से है। फैमिलियरिटी मल्टीपल रीजन से आ सकता है, क्लोज रिलेशन से, एम्पैथी से, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से। 90% सिनेरियोज में कौन सा थ्रेट आपको नजर आ रहा होता है? क्योंकि ये कॉमन है, ये थ्रेट कौन सा है? दिस इज वेरी कॉमन। अब पॉइंट नंबर 6 पर, डू नॉट थिंक अबाउट एडवोकेसी थ्रेट इफ इट इज इन क्वेश्चन देन वर्डिंग्स विल एक्सप्लिसिट। अगर तो ये सवाल में हुआ तो सवाल के अल्फाज आपको चीख के कह रहे होंगे कि भाई इसमें एडवोकेसी है। अदरवाइज ये ऐसा थ्रेट है जिसको साबित करना मुश्किल है, जिसको साबित करना मुश्किल है। आईकैप के 99% क्वेश्चंस में आपको एडवोकेसी थ्रेट नहीं मिलता उसके सोल्यूशन में। तो बात समझ आई? तो इसको ज्यादा सोचना नहीं। कौन सा बच गया? इंटिमिडेशन। तो इंटिमिडेशन, अब जरा मुझे बताइएगा ये कैसे आता है? प्रेशराइज करना, धमकाना, जिससे आप उस बेचारे की ऑब्जेक्टिविटी को इंपेयर कर रहे होते हैं, खराब कर रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर सवाल ना वो ये पूछ लेता है, या अगर ना भी पूछे तो आप लोग आजकल उसको बता के आएंगे कि कौन सा थ्रेट कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो अब कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे पास मौजूद है, वो भी नाम लिखवाते हैं, एक एक करके चलते हैं। पहला कौन सा है? इंटेग्रिटी। क्या होती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, ऑनेस्ट रहना, अपने आप को किसी गलत काम के साथ अटैच ना करना, फेयर डीलिंग करना, ठीक है। तो कौन सा थ्रेट ज्यादा भारी है इस पे? इंटेग्रिटी पे। सबसे भारी कौन सा होगा? क्योंकि आप अपने आप को गलत चीज से अटैच तभी करेंगे जब आपको कोई ना कोई माली फायदा होगा। ये लिख ले पॉइंट्स, ये याद रहेंगे तो काम बनेगा। आप आईकैप के 36 सवाल भी कर लेंगे ना, जब आपको ये बेस क्लियर नहीं होगी, 37वां सवाल परेशान करेगा। अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लें। मैं इस सेशन में आईकैप कैफ लेवल का कोई सवाल लेके नहीं आया, मैं सीफैप के 2 सवाल लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे एरियाज कवर हो जाते हैं। तो एक दफा मेरी बातों को लिख लें। तो इंटेग्रिटी में कौन सा थ्रेट सबसे ज्यादा भारी है? सेल्फ इंटरेस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर। लिखिए। अच्छा, अब इंटेग्रिटी में ही रहते हुए सेल्फ रिव्यू बहुत मुश्किल है। सेल्फ रिव्यू बहुत ही मुश्किल है, अनलेस कि आपने अपनी फर्म में डिस्क्लोज ना किया हो कि आप वहां पे पहले काम करके आए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? फैमिलियरिटी। अक्सर जब आपका कोई करीबी वहां पे काम कर रहा होता है और उसको बचाने के लिए आप खुद गलत काम करने शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी इंटेग्रिटी को खराब कर रहे होते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट के बाद जो सबसे दूसरा है वो कौन सा है जो खराब करता है उसको? फैमिलियरिटी। लिख लें, लिख लें। किसकी? ये क्लोज और एम्पैथी हो गया। तीसरी बात, इंटिमिडेशन। जब देखिए, प्रेशर 2 तरह के होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल प्रेशर और एक होता है आपके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है। देखिए, मैं आपसे कहूं कि यार अगर तुमने ये काम ना किया, अगर तुमने खराब रिपोर्ट ना बना के दी, गलत रिपोर्ट ना बना के दी, तो मैं तुम्हारा बोनस नहीं लगाऊंगा।
बोनस ना लगाना इज सेल्फ इंटरेस्ट, नौकरी से निकाल दूंगा इंटिमिडेशन। तो जिस तरह फाइनेंशियल उसको इम्पैक्ट करता है, उसी तरह इंटिमिडेशन भी क्या करती है, इंटेग्रिटी को इम्पैक्ट करती है। निकले इसमें वो इंटिमिडेशन में भी हम उसको ले सकते हैं, मगर क्योंकि उसमें पैसा शामिल है तो हम उसको कैटेगराइज और ऊपर कर देते हैं, सेल्फ पे ले जाते हैं। क्योंकि देखें ना, इंटिमिडेशन जरूरी नहीं है कि आप उसी पे करें, आप उसके जानने वाले में भी कर सकते हैं। अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हारे किसी भाई को की नौकरी से फारिग करवा दूं, तो उसमें भी आपका अपना जाती मुफाद तो है, साथ आप किसके प्रेशर में आ रहे हैं, इंटिमिडेशन में जा। ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा है प्रिंसिपल, जहां जहां पे इंडिपेंडेंस आउट हो रही होगी, जहां जहां पे इंडिपेंडेंस आउट हो रही होगी, वहां वहां पे आपकी ऑब्जेक्टिविटी हिट हो रही होगी। तो ऑब्जेक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, इंडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। तीसरा कौन सा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड, चलो कोई बात नहीं, सीक्वेंस में ना भी आओ तो। तीसरा है हमारे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब सुने, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, कौन सा ज्यादा हमला करता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपकी फर्म ने एक ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है जिसके बारे में या जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको भी नहीं पता, आपका इतना कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है, तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया है, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कहां पे जाऊंगा। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में हिट क्या हो रहा होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। तभी कहा था कि सेल्फ इंटरेस्ट 90% केसेस में आपको मिल जाता है। अच्छा, जिसके बाद कौन सा है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें डर किस चीज का होता है, कि आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज ना कर दें। सर, अगर तो आपको पैसे मिल रहे हैं तो की जा सकती है, अगर कोई जानने वाला है उसको दी जा सकती है, और अगर आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करके कोई इंफॉर्मेशन ले जाए तो इस केस में तीनों हिट हो सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। और आखिरी कौन सा रह गया, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी। इंटिमिडेशन और फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन और फेमिलियरिटी। हाँ जी, अच्छा हो गया। पॉइंट 9 पढ़िएगा, कहता है इफ क्लाइंट इज गिविंग यू सर्विसेज जो कि उसके नॉर्मल कोर्स में है। देखें, दो तरह की बात होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक सवाल में हम आपसे कहें कि आप एक जगह पर ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं और आप उसी क्लाइंट की वो सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं, आप उसी क्लाइंट की वो सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया, तो बैंक ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, बैंक का मेन काम क्या है, लोन। तो ये बैंक का नॉर्मल कोर्स है, मसला नहीं है। मसला किसमें होगा, वही नॉर्मल कोर्स आर्म्स लेंथ पे है या नहीं। क्योंकि अगर वो आर्म्स लेंथ पे ना हुआ तो थ्रेड कौन सा बन जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। और क्योंकि वो सस्ता दे रहे हैं आपको, तो फ्यूचर में दे कैन गो फॉर। अब इसी को जहन में रख के यहाँ पे आए, मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के थ्रेड्स होंगे, एक प्राइमरी और एक, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। और कौन सा हो सकता है, तो वो जो हो सकता है दैट इज सेकेंडरी। जो बाय डिफॉल्ट मौजूद है वो कौन सा है, प्राइमरी। ये बात समझ आई। अच्छा, वैसे आर्म्स लेंथ में नॉर्मल कोर्स में फर्क क्या है, एसबीआई लोन दे दे ये नॉर्मल कोर्स नहीं है, बैंक लोन दे ये नॉर्मल कोर्स है। तो अब मसला आर्म्स लेंथ का है। जो हम लोन आवाम को जिस रेट पे दे रहे हैं, क्या उसी रेट पे ऑडिटर को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो अगर उसी रेट पे दे रहे हैं तो आर्म्स लेंथ, और अगर उस रेट पे नहीं दे रहे तो आर्म्स लेंथ नहीं।
पॉइंट नंबर 10, इफ मूवमेंट इज फ्रॉम क्लाइंट टू फर्म एंड देन गोज बैक टू द सेम क्लाइंट, तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? इट विल कैरी फेमिलियरिटी थ्रेट। ओ भाई, फेमिलियरिटी थ्रेट कहां से कहां पे जा रहा है? क्लाइंट से फर्म पे और फिर फर्म से वापस उसी क्लाइंट पे, तो फेमिलियरिटी तो बाय डिफॉल्ट मौजूद होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, वो क्या था? सेल्फ रिव्यू। इफ इन पॉइंट नंबर 10 he has left the job not less than 1 year, तो फिर इसमें साथ क्या आ जाएगा? सेल्फ रिव्यू। फिर नौकरी छोड़े 5 साल हो गए हैं, आएगा? पर अगर आप ये रटा लगा ले तो फिर आप लोग तो लिखाएंगे। तो लॉजिक के साथ चले ना कि अगर उसको नौकरी छोड़े इमीडिएट 1 साल हुआ है तो सेल्फ रिव्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें भी डिपेंड करता है कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा था। हाँ, अच्छा, इसमें एक सवाल है ICAP में, ऑटम 19 का है, किसके पास किताब? जरा खोले। ऑटम 19 में एक आपको सवाल मिलेगा शायान के नाम से। शायान मिला? ये इसके 2 पार्ट्स है, 18 में और 19 में, और दोनों का जवाब फर्क है, क्योंकि एक में सेल्फ रिव्यू है और दूसरे में नहीं है। क्यों? नौकरी छोड़े 1 साल से ज्यादा वक्फा हो गया, तो जो इमीडिएट पिछला काम उसने किया होगा वो खत्म हो चुका होगा। अच्छा, अब अगर मूवमेंट कहां से कहां पे है? फर्म टू क्लाइंट, देन इट विल कैरी फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। इट विल आल्सो कैरी इंटिमिडेशन थ्रेट। कौन है ये मूवमेंट वाला? ठीक है, नहीं, ये फर्म है। ये क्या है? ये फर्म। ये क्या है? ये मार्कर। ठीक है, ये फर्म है, ये क्लाइंट है। ठीक है, पहले वो यहां पे था, नौकरी छोड़ी, यहां पे आ गया, फिर इन्होंने कहा आओ वापस चलते हैं, ऑर्डर करके आते हैं किसका? किसी ब्लू का। ठीक है, अब देखना ये है कि यहां से नौकरी छोड़ के वो कितने टाइम पहले गया, 1 साल या उससे ज्यादा। तो अगर तो 1 साल तक का वक्फा है, इसका मतलब है कि जो पिछला काम करके आया होगा वो उसके हाथ का हुआ होगा, और जब ये अपने ही काम को वापस देखने के लिए जाएगा तो हम कौन सा थ्रेड ले आएंगे? साथ में फेमिलियरिटी। अच्छा, पहले वो फर्म में था, फर्म को छोड़ दिया, क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया, अब यहां बैठा हुआ है, इन्होंने इसी काले से क्या कराना? ऑडिट करवाना है। तो जब ये काले वाले भाई ऑडिट, आई एम बीइंग सो रेसिस्ट, तो जब ये ब्लैक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब ठीक है, ऑडिट करने के लिए आएगी किसका? ब्लू का। तो अब चूंकि ये जो बैठा हुआ है फर्म में, ये जानता है कि इसकी टीम क्या काम करती है, ये उनसे क्या है? फेमिलियर है, उनसे क्या है? तो इनको डर है कि जो बंदा यहां पे बैठा हुआ है उसके हमारे काम का पता है, तो वो हमें क्या कर सकता है? इंटिमिडेट कर सकता है। मगर कब? जब वो यहां पे कौन सी पोजीशन में बैठा है? हाई लेवल पे बैठा है। ये जानता है ना कि इसकी टीम काम कैसे करती है, तो उनको बेला फुसला के, कोई गिफ्ट शिफ्ट देके पहले डेवलप करेगा, फेमिलियरिटी बन गई, प्राइमरी आ गई, उसके बाद उसको करेगा ब्लैकमेल, क्योंकि ये ब्लैक है ना, हाँ सॉरी ब्लैक है ना। अच्छा, और 13 पॉइंट क्या है? फॉर इवैल्यूएशन सी पोजीशन इन क्लाइंट एंड इफ एनी वैल्यू इज गिवन। अब इसको ऊपर करते हैं बात, ये बातें ओके? तो ये क्विक, हाँ कैसे? फर्म चाहे तो उसमें थ्रेट तो नहीं, वो तो फायदा उनके लिए, वो तो फायदा नहीं है। देखो ना, फर्म ये चाह रही है कि वो हमारा क्लाइंट बन जाए, तो इसमें थ्रेट क्या है? ये तो फायदा है। वो तो चाहेंगे कि क्लाइंट हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो इसमें थ्रेट किधर है? बहुत बहुत रिमोट निकल, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ जी, हाँ, वो एक बफर पीरियड दिया। अच्छा जी, हेलो ओ भाई अदनान जावेद, हाँ जी, मैं इसके साथ करता हूँ उसमें। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, चाय शाय पी लिए, काम कर ले। सर क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा जी,
इफ नहीं, फॉर इवेल्युएशन, मैं बोलता हूँ फॉर इवेल्युएशन, निकले आप तब तक ये सवाल पढ़े। फॉर इवेल्युएशन सी पोजीशन इन क्लाइंट एंड वैल्यू ऑफ गिफ्ट गिवन इफ एनी। हाँ जी, ये क्वेश्चन जरा रीड करें। रिक्वायरमेंट आपको पता क्या है, एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा, चार पैरा, 4.5 पैरा। पहले तसल्ली से रीड करें, मेरी बात सुने, 5 मिनट लगाएं, इसको आराम से रीड करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, और पॉइंट्स बनाते जाएं कागज के ऊपर जो जो आपको समझ आ रहा है। प्लीज करें जरा इसको। दिस इज हाउ यू विल बी अप्रोचिंग एन एग्जाम क्वेश्चन। क्योंकि कैफ वाले सवाल आपने रट किए हैं, तो आप देखते बता देते हैं कि इसमें ये थ्रेट है, इसमें वाला थ्रेट है। तो जूम इन कर दूं, और इतना बहुत है अब। ओके, ले फर्स्ट पैरा को पहले पढ़ ले। चलिए काम करते हैं, पैरा बाय पैरा चलते हैं। पहले फर्स्ट पैरा पढ़े आराम से, और उसके पॉइंटर्स बना दें अपने पास कागज पे। हाँ जी, कहता है अदनान जावेद द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फ्रॉम अदनान एंड कंपनी मेट समीर खान, जो कि सीएफओ है कहाँ का, जीएफएल का, और इनकी मुलाकात कहाँ पे हुई है, एक नाम पढ़े ना, ला रिच गोरमे, वन ऑफ द सिटीज मोस्ट अपस्केल रेस्टोरेंट्स। यहीं पर रुक जाए। सवाल ने जब आपको रेस्टोरेंट का नाम बता दिया, अगली लाइन देने की क्या जरूरत थी, ताकि सिग्निफिकेंस के अंदर आपको हेल्प मिले। तो वो मीटिंग कर रहे हैं, चलो एक 7 स्टार या 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर। द डिनर अरेंज्ड एंड पेड फॉर बाय द क्लाइंट की तरफ से खाना खिलाया जा रहा है, और ऐसा वैसा खाना नहीं, तगड़ा खाना। मटन कौन है इसमें, तो वो झींगे झींगे चल रहे होंगे। वॉज सजेस्टेड बाय समीर। समीर कौन था, सीएफओ। अच्छा, ये मीटिंग क्यों की जा रही है, टू डिस्कस एंड फाइनलाइज सेवरल मैटर्स, सेवरल मींस काफी ज्यादा, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द ऑडिट फॉर द ईयर एंड परचेस इन अ रिलैक्स्ड सेटिंग। चलिए, अगर इतना ही सवाल हो तो इसमें थ्रेट कौन सा, तो क्या नहीं मारने, तो क्या नहीं मारने, तो क्या नहीं मारने, तो क्या नहीं मारने, बारी बारी, ऐसे नहीं चलना। गलत, सबसे बड़ी गलती आप लोग जो करते हैं एग्जाम में वो यही करते हैं कि आप लोग एकदम से लिखना शुरू कर देते हैं, या एकदम से सोचना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पास थ्रेड्स कितने होते हैं, 5, जिसमें से हमने सोचना कितने को है, 4 को। 4 में से क्या सेल्फ रिव्यू है, कितने रह गए, 3। फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, सेल्फ इंटरेस्ट। क्या ये आपस में पहले से जानते हैं दूसरे को, कोई ऐसी वैसी बात बताई हुई है, फेमिलियरिटी गायब। कितने रह गए, 2। सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन, क्या ये कोई बहका रहा है उसको, क्या कोई गुस्सा कर रहा है, क्या कोई उसको धमकी लगा रहा है, नहीं, सिर्फ उसको खाने में लेकर गया। तो खाना खाना कोई बुरी बात नहीं है, क्लाइंट के साथ मीटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, क्लाइंट्स के साथ बैठ के डिस्कशन करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बुरी बात क्या है, उसका खर्चा जो आप लोग करवा रहे हैं वो काफी ज्यादा होता। ये है कि इस तरह की मीटिंग जो है वो एक फॉर्मल सेटिंग में होती है, ना कि एक रिलैक्स सेटिंग में। तो यार हाँ, वो सिगार होगा। तो यहाँ पे एक ही थ्रेड बचता है, वो कौन सा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। तो लिख लें, इसका जवाब बनाए। देखो, कोई उससे गलत काम तो ना करवा रहा, रिलैक्स है, आराम से बैठ के डिस्कशन हो रही है ना, तो उसके ऊपर वो इंटिमिडेशन लेकर थोड़ा सा बुरा है। हाँ सुने, अगर मैं ये कह दूं कि इसने इस मीटिंग के ऊपर क्लाइंट ने
अदनान जावेद को आईफोन दे दिया, वो इंटिमिडेशन है कि मैंने तुम्हें एक ऐसा एक्सपेंस दिया है जिसको सिर्फ तुमने यूज करना है। भाई हाँ, तो खाना वो भी खा रहा है, खाना तो वो भी खा रहा है ना, तो तब इंटिमिडेशन आएगा। तो अब इसका जवाब बनाना स्टार्ट करें। एक हेडिंग खोलें थ्रेट की, जल्दी खोलें। हेडिंग खोलें किसकी? थ्रेट्स की। पहला थ्रेट लिखें सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सॉरी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लिख लिया। अब आगे लिखें रीजन। रीजन क्या है? दे आर, लिखें दे आर डिस्कसिंग, दे आर डिस्कसिंग। अब देखिए मैंने जो अल्फाज उठाने हैं ना वो सवाल में से पकड़ने हैं। दे आर डिस्कसिंग एंड फाइनलाइजिंग सेवरल मैटर्स इंक्लूडिंग दोज रिगार्डिंग ऑडिट इन अ relaxed sitting which could have been made in a formal sitting, which could have been made in a formal sitting. देख लिया, देख लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट उसका कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल खराब कर रहा है? इंटेग्रिटी कैसे खराब हो रही है? इंटेग्रिटी कहां से आ रही? पहली चीज सुने, ये भाई साहब को अगर आप एक महंगा खाना खिला रहे हैं और ये किस में बैठा है, चौड़ा होकर बैठा, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी हिट होती है। हाँ, कि वो किसी भी तरह की कोई ऐसी बात डिस्क्लोज ना कर दे जो कि उसका करना बनता नहीं है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो वो क्या कह रहा है, सेवरल, सिर्फ वो अपने ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी काफी ज्यादा बातें कर रहा है। और चूंकि सेल्फ इंटरेस्ट है, चूंकि सेल्फ इंटरेस्ट मौजूद है, तो ऑब्जेक्टिविटी, इसकी इंडिपेंडेंस अब उतनी ज्यादा मौजूद नहीं होगी, क्योंकि अब वो उसके मातहत हो गया, उसके मातहत हो गया है, उसके काबू में, इस वक्त वो उसके काबू में है। क्यों? उसको एक अप स्केल रेस्टोरेंट में लेके जाके अच्छा सा खाना खिला रहा है। अब वो बेचारा जो कहता जा रहा है उसको बात माननी पड़ेगी। क्यों? नमक खा लिया ना। इंटिमिडेशन थ्रेट, देखो ना, फिर वही बात आती है कि इंटिमिडेशन उस वक्त आता है जब सवाल का ये पैराग्राफ मुझे कोई गलत काम करने पे मजबूर कर रहा होता है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, शायद आगे हो जाए। हाँ, तो अभी वो सिर्फ झिझक रहा है और वो जो कहता जा रहा है, अच्छा जी हाँ ठीक है सर ऐसे कर देंगे, अभी वो वाला केस नहीं चल रहा है। हाँ, अभी सिर्फ कंधे पे हाथ रखा है, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ? इवैल्यूएशन की हेडिंग है। और मुझे बताइए थ्रेट लो है, सिग्निफिकेंस है, सॉरी लो है, मॉडरेट है कि हाई है? मॉडरेट टू हाई। एक वर्ड लिखना सीखें, मॉडरेट टू हाई। जहां भी आप कंफ्यूज होंगे मैं लो लिखूं या मैं हाई लिखूं, तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं, इट इज मॉडरेट टू हाई, इट इज मॉडरेट टू हाई। इट इज मॉडरेट टू हाई। चले इसी का सेफगार्ड बताएं। सबसे पहला सेफगार्ड के आपको इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने की क्लाइंट के साथ जरूरत नहीं है। देयर शुड बी अ फॉर्मल सिटिंग। सेकंड, अगर खाना खाना पड़ भी रहा है तो फिर कोशिश करेंगे पैसों को आपस में कंट्रीब्यूट कर लें, डिवाइड कर लें, ताकि कल को वो आपके ऊपर ब्लेम गेम ना कर सके। हाँ, अमेरिकन सिस्टम का ये ना लिखाना, तो आप ये कह लें कि वो कंट्रीब्यूशन पे कर ले, पैसों को आपस में प्रॉपर्ली क्या कर ले, डिवाइड कर ले। हो गया? इवैल्यूएशन उसी में हाँ उसी में हो गया, वो हो गया। आप सेकंड पैरा करके मुझे बताएं क्या हो रहा है। क्या हुआ? पहले आपने थ्रेड बता दिया, थ्रेड बताने के बाद आपने बताया कि जनाब इस थ्रेड में मतलब इसकी रीजन क्या है, आगे रीजन
उसके बाद आपने बताया कि थ्रेट क्यों आ रहा है, बता दी रीजन। उसके बाद आपने बताया कि इसकी वजह से मेरा कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, उसका वो बता दिया नाम, और उसके बाद आपने इवेल्युएट किया कि वो हाई है वो लो है, फिर आपने बता दिया इसके क्या सेफगार्ड्स। तो ये 5 हेडिंग्स बन जाती हैं। सेकंड पैरा बातें नहीं करनी। सेकंड पैरा, सेकंड पैरा, हाँ जी। चले, ड्यूरिंग डिनर समीर expressed his appreciation for the professionalism and expertise of the audit team। इसका मतलब है कि ये पहला ऑडिट होने नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि इससे पहले उन्होंने एक ऑडिट परफॉर्म कर दिया है और वो इसकी टीम को जानता है। He casually remarked on how one of the senior audit staff had, during the audit, suggested buying the shares of a particular listed company। हमारे ही एक टीम मेंबर जो कि एक सीनियर लेवल का बंदा था, उसने इनको मशवरा दिया था कि भाई तुम ये वाले शेयर्स खरीद लो, मगर ये मशवरा ड्यूरिंग ऑडिट दिया, जो कि ज्यादा खतरनाक चीज है। लिखा हुआ ना, ड्यूरिंग द ऑडिट। दैट शेयर हैज नियरली डबल्ड सिंस देन। अब वो शेयर की प्राइस उस साल से लेके अब तक क्या हो गई है, डबल हो गई है। समीर हंसता है, मुस्कुराता है, लाफ करता है और कहता है आई विश आई हैव बॉट मोर, योर टीम रियली नोज द मार्केट। अब वो देखे, एक बात तो ये कि पहले ऑडिट हो चुका, तो थ्रेट में एक थ्रेट तो आ गया, कौन सा, फेमिलियरिटी। एक थ्रेट जो पक्का आ गया वो कौन सा है, क्योंकि इसकी एक तो साल पुरानी क्या है, बातचीत भी है, जानता भी है। सेकंड उनके साथ इतनी दोस्ती आ रही है कि उसके कहने पे वो क्या खरीद रहा है, शेयर खरीद रहा है। इसका मतलब है कि फेमिलियरिटी थ्रेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज ये बहुत अहम है, मैंने आपसे कहा था कि एडवोकेसी उस वक्त आएगा जब आपसे सवाल सीख के बात कर रहा होगा कि मुझे लेकर आओ बीच में। अब ये लाइन दोबारा पढ़े, समीर लाफ्ट से ऑनमेट पढ़े, आई विश आई हैव बॉट मोर। अगली लाइन पढ़े, योर टीम रियली नोज द मार्केट। कहना ये चाह रहा है कि तुम्हारे टीम मेंबर्स जिन्होंने हमें मशवरा दिया है उनको इस मार्केट का अच्छा खासा आइडिया है। इन अदर वर्ड्स वो ये अज्यूम कर रहा है कि हम लोग जिन्होंने उसको मशवरा दिया था कि ये वाले क्लाइंट के शेयर खरीद लो या ये वाली कंपनी के शेयर खरीद लो, उसको एडवोकेट कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं। उसके ऊपर अपनी बात को मुकम्मल स्टैंप लगा रहे हैं कि हमें देखा, हमने कहा था ना कि शेयर्स लोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तभी वो कह रहा है कि आई विश आई हैव बॉट मोर। अगर मैं आपकी बात को प्रॉपर सही से जज करता, तो यहाँ पे फेमिलियरिटी थ्रेट कौन सा है, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी। फेमिलियरिटी प्राइमरी है। दूसरा एक और थ्रेट भी है, एडवोकेसी के अलावा भी है। शुरू करते हैं। सेल्फ रिव्यू है, इंटिमिडेशन है, फेमिलियरिटी है, एडवोकेसी है, कौन सा रह गया, वो कैसे है। सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, पहले मुझे ये बताएं। नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट एज सच डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। हाँ, कब आएगा, जब इस टीम मेंबर ने उसको मशवरा देने के क्या लिए होंगे, जैसे लिए, तब आ सकता है। मगर सवाल इस चीज के ऊपर प्रीटी मच खामोश है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे, उसने कौन सा अपनी कंपनी के बारे में बता दिया, या उसने तो बस एक रात चलती कंपनी का जिक्र किया होगा। कौन सा वो कंपनी होगी जिसका वो ऑडिट करके आया होगा, हाँ हो भी सकती है, हो भी सकती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अगर तो उसने किसी ऐसी कंपनी का जिक्र किया है जिसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, उसके पास क्या थी, उस कंपनी की इनसाइडर थी, तो थ्रेड कौन सा आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। वो थ्रेड कौन सा आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। और क्या ये काम अपने नॉर्मल कोर्स में कर रहा है,
क्या ड्यूरिंग ऑडिट्स को ये काम करना चाहिए? नहीं। तो फिर ये प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहा, वो हिट हो जाएगा, और ये मशवरे देने के बाद उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी इंपेयर हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिविटी भी हिट, प्रोफेशनल बिहेवियर भी हिट, और कॉन्फिडेंशियलिटी कब हिट होगा? जब वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर रहा होगा। लिख लें, इसको नोट कर लें, इसको नोट करें। हाँ, अगर तो सवाल में ईच लिखा होगा ना, तो आपने पैरा बाय पैरा चलना था, तो आपने हर थ्रेड को इंडिविजुअल ट्रीट करना। ठीक है, यहां पर नहीं दिया हुआ, बट हमने उसको इंडिपेंडेंट लेके चलना। हाँ, तो हर पैरा में एक नई कहानी है। ऊपर वो मीटिंग कर रहा है, नीचे उसने शेयर्स की बात कर दी है। अच्छा जी, अच्छा, इसका सेफगार्ड क्या होगा? बंदे को जिसने मशवरा दिया है, या तो उसको टीम से फारिग करें नेक्स्ट ऑडिट के लिए, एक तो पूरा हो गया ना, अगले ऑडिट के लिए उसको टीम से निकाल दे, नहीं निकाल सकते हैं तो उसके काम को रिव्यू करवा ले। तीसरी चीज, अपनी फर्म की एक पॉलिसी बना लें, ये लिख ले पॉइंट, कौन बोल रहा है? अपनी फर्म लेवल के ऊपर एक पॉलिसी बनाएंगे, जब भी हमारा टीम मेंबर ऑडिट करने के लिए, अच्छा आप बात करें, मैं पूरी क्लास में ढूंढ रहा हूं कौन बात कर रहा है। फर्म लेवल के ऊपर एक पॉलिसी बना लें कि हमारी फर्म का कोई भी मेंबर ऑडिट करते दौरान ऑडिट के अलावा किसी भी तरह की एडवाइजरी सर्विसेज परफॉर्म नहीं करेगा। ये सेफ गार्ड बन जाएगा। तो सेफ गार्ड कभी कभी सोच के भी डेवलप किए जा सकते हैं, उसको रिलेट भी कर सकते हैं, और अगर इसको निकालना बहुत मुश्किल है तो फिर इसके काम को एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवा ले, रिव्यू करवा ले। दो हो गए पैराग्राफ, तीसरे पे आते हैं। चलिए पहले आप लोग करें, फिर बारी मेरी आएगी। गर्मी लग रही है ना, फैन से शोर होगा, एसी सर्विस में नहीं होगा। दरवाजा खोलें, दरवाजा खोल दो थोड़ी देर के लिए। हम लोग इतने जोश में पढ़ रहे हैं कि देख रहे टेम्परेचर बदल गया कमरे का, उस पर प्यास लग गई। हाँ जी, नहीं ये बंद हो जाएगा, कुछ रखना पड़ेगा आगे, उन सबको कुछ रख देते हैं। बड़े बड़े शाबाश। थर्ड पैराग्राफ, as the discussion shifted to यार कुछ रख दे यहाँ पे ना, ये खोलना पड़ेगा तो बस पता। हाँ जी, as the discussion shifted to audit matters in addition to the several other audit matters, Sameer brought up a recent change in accounting. समीर कौन था? CFO। CFO कहता है कि मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ इसमें अकाउंटिंग एस्टीमेट में। We reviewed the wear and tear patterns and operational efficiency of our key production assets and extended their useful life accordingly. उसने useful life बढ़ा दी, खुद ही से बढ़ा दी। Thus resulting reduction in annual depreciation has significantly improved our current year profit. जब useful life बढ़ जाएगी तो depreciation कम के ज्यादा, कम, profit ज्यादा। I trust अगली लाइन पढ़े। हाँ, अब खाना खिला के कह रहा है नमक खा लिया ना, अब नमक हलाली करो, अब नमक हलाली करो। थ्रेड कौन सा है? इंटिमिडेशन। मैंने कहा था नीचे आ सकता है। अब थ्रेड कौन सा है? इंटिमिडेशन और सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कौन सा आ जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन। बात समझ आई? सेफ गार्ड क्या होगा? सेफ गार्ड क्या होगा? देखिए उसमें अब ये देखना है पहले हमने कि, अच्छा देखें, बात सुने, हो सकता है कि ये एस्टिमेट ठीक हो, जब जो बात कर रहा है वो हो सकता है कि क्या हो, वैलिड हो। तो सेफ गार्ड कैन बी डन कि अगर आप उसकी बात को एग्री करने के मूड में हैं भी, तो पहले एक दफा किससे मशवरा कर लें? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एक दफा कंफर्म कर लेंगे क्या ये चेंज आ भी सकती है या नहीं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स कौन से लग रहे हैं? IS 8 और IS 16। हो सकता है कि उस वक्त एग्जाम में ये ज़हन में ना आए,
तो आपने रादर देन गोइंग इनटू रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स आप सिर्फ एक नाम लिख दें, आईएफआरएस से कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो कर दें, तो फिर थ्रेट कोई भी नहीं आएगा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर थ्रेट काफी हैवी है, क्योंकि आपने उसका खाना चख लिया होगा। अच्छा, अगला पैरा पढ़े, कन्वर्सेशन। अब बात किसकी कर रहा है? ऑडिटर फी की। पढ़े जरा। प्रीपेइंग नेक्स्ट ईयर्स ऑडिट फी एज अ जेस्चर ऑफ, कहता है अगले साल के पैसे आज ही ले लो। अगले साल के पैसे, रूल क्या होता है? रूल ये है कि आप ऑडिट के पैसे उस वक्त चार्ज करते हैं जब आप रिपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं, जब रिपोर्ट पे साइन हो जाते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद। हाँ, ड्यूरिंग ऑडिट आप उनसे आईएफआरएस का एक टर्म यूज करता है, ओवर द टाइम के लिए वर्ड यूज होता है। हाँ, जैसे जैसे आप पीओ को पूरे करते जाए आप वैसे वैसे उनसे पेमेंट चार्ज कर सकते हैं, तो ये अलाउ है। बट सारे पैसे आज एडवांस के तौर पे लेके उनकी बातों को मानना शुरू कर देना, ये अलाउ। थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन। सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन। सेफगार्ड क्या होगा? कि आप पैसे ओवर द टाइम ले रादर देन कि आप सारे पैसे इन एडवांस में ले लें, तो इन एडवांस पैसे लेने की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस हाई के लोग है, हाई है, यहाँ पे हाई है क्योंकि वो पैसे दे रहा है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा था, ये वैल्यू, वैल्यू। तो अगर वो इतने बड़े लेवल का है तो बस इसकी सिग्निफिकेंस भी क्या हो जाएगी? हाई। आखिरी पैरा पढ़े। हाँ जी, वो कहता है मेरे साले को भी, साले लगा ना, he concluded that Adnan's brother-in-law had just been elected to the board of directors the day before. Familiarity, भाई करीबी है ना, और साथ में इंटिमिडेशन। फेमिलियरिटी भी और इंटिमिडेशन। अदनान्स का जो साला है ही कंक्लूड, भाई जो बात कर रहा है ना, असल में एक तो सिर्फ खाना खाने के लिए गया हुआ है, बात कौन कर रहा है? समीर। तो सर ये सवाल में आपको तकरीबन सारे थ्रेड्स मिल जाते हैं, और ना सिर्फ थ्रेड्स, तकरीबन सारे ही जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो हिट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ वाइज। कि पैराग्राफ फर्स्ट में क्या हो रहा है, थ्रेड कौन सा है, प्रिंसिपल इफेक्ट कौन सा हो रहा है, इवेल्युएट कैसे करेंगे, और सेफगार्ड। इसी तरह सेकंड प्रिंसिपल, इवेल्युएशन और सेफगार्ड, थ्रेड, प्रिंसिपल, इवेल्युएशन और सेफगार्ड, और इस तरीके से मैंने ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डन। अच्छा, एक और सवाल है जो कि आप बतौर होमवर्क करेंगे, एंड दैट इज दिस क्वेश्चन, पेलिकन लिमिटेड। इसको या तो यहां से फिलहाल तस्वीर खींच लें, या मैंने ग्रुप में कल की फाइल शेयर की हुई है। हाँ, जहां मैंने बकल अप लिखा था वहां पे आपने बकल डाउन तो नहीं कर दिया? तो इसका सोल्यूशन मैं आपसे शेयर लाजमी करूंगा। बात सुने, इसका सोल्यूशन मैं आपसे शेयर करूंगा, मगर उस वक्त जब आपने प्रैक्टिस इसकी कर ली होगी। तो आज आगे दो काम लाजमी करने हैं, एक वो रेड लिमिटेड करना है और एक ये अटेम्प्ट करना है। बात समझ आ रही है? एक रेड वाला करना है और एक ये वाला करना है। अच्छा, इसके साथ एक और आपको तोहफा देता हूं। हाँ, ये एक शीट मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, ये आपके सारी परेशानियों का हल है, फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स। मैं ये दे रहा हूं। तो अच्छा, बस सेल्फ इंटरेस्ट, उसके पॉसिबल एग्जाम सिनेरियोज, उसको इवेलुएट कैसे करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से इफेक्ट होंगे, और उसका आगे सेफगार्ड। इसी तरह सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन। जब ये खत्म हो जाएंगे फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर थ्रेट कौन सा है, बिहेवियर के ऊपर कौन सा है, फिर ये कुछ स्पेसिफिक केसेस है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, लॉन्ग एसोसिएशन के ऊपर, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस के ऊपर, फिर नीचे कुछ कॉमन बातें आ रही हैं जो कि आईकैप के सवालों में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप ये एक पेज कर लेंगे तो आईकैप के तकरीबन 95% सवालों को सॉल्व करने के काबिल होंगे। ये लो, ये बांटते जाओ पीछे। तो इसको आपने लाजमी तैयारी करते हुए अपने साथ रखना है। आप यूं समझ लेंगे ये चीट शीट है, कोड ऑफ एथिक्स की क्या है?
चीट शीट समझ लें, एग्जाम हैक समझ लें, कोई भी नाम दे दें, बाकी भी दे देंगे सर। कौन बुलाइए बस, बाकी भी मिल जाएगी आपको। डन। अच्छा जी, अब आ जाए जरा सैम्पलिंग पर। आखिरी आधा घंटा किस पे लगाना हम लोगों ने? सैम्पलिंग पे लगाना। सैम्पलिंग का एक ये सवाल डेवलप किया। सैम्पलिंग वैसे ही तैयार किया मैं ना करें, नहीं किया वो तैयार। क्या क्या वहां से भी नहीं आई? खत्म हो गई सारी शीटें यहाँ बेस इस लाइन में? कितनों को नहीं मिली? हाल खड़ा करें। 2 4 5 6। चलो मैं करा देता हूँ। हाँ जी, सैम्पलिंग आता है, सैम्पलिंग आता है। हेलो, सैम्पलिंग आता है यार। ये एक सवाल है जो कि जिंदगी बदल सकता है। मुझे मसला नहीं है, आपके ऊपर है। तो एक काम करते हैं ना, हम 15 मिनट की ब्रेक करते हैं, आप खोल के रिवाइज कर लें। मैं तो करवा ही दूंगा साथ, मैं तो कर दूंगा, बट करना है अभी, करना है ना, बस ठीक है। हम 15 मिनट की ब्रेक करते हैं, तब तक आप किताब खोल के रिवाइज कर लें। ठीक 15 मिनट के बाद मैं कार्रवाई शुरू कर दूंगा, ठीक है? हमारी क्लास 1:15 पे एंड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। चलो सेकंड सेशन को एंड करते हैं।